हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। माई सेल्फ शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने ख़त्म कर दिया था। मैंने कहा था थोड़ा टाइम बाद में एक टॉपिक पढ़ा दूंगी, बैटरीज। तो आज हम पढ़ेंगे बैटरीज, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी हर तरह की बैटरी। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी कोरोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट है। अगर आप नीट जेईई की तैयारी करें तो मोस्टली सारा ही कंप्लीट है, खाली बैटरी बचा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रिडॉक्स का सिंबल लग गया। हम आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे भाई, इस चैप्टर में हम यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं हम, है ना। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है बैटरी क्या होता है। तो देखो, बैटरी मतलब ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू गैल्वेनिक सेल, है ना। भाई बैटरी क्या है? सेल का कॉम्बिनेशन, है ना। बैटरी थोड़ी बड़ी होती है, ज़्यादा समय तक चलती है, और सेल तो क्या होता है, छोटा सा होता है ना। एक पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल होती है, लाइफ टाइम होता है उसका। ठीक है, तो हम कहेंगे बैटरी होती है दो या दो से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल का कॉम्बिनेशन, जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इन बैटरीज टू और मोर गैल्वेनिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। और काम क्या करता है, सेल क्या काम करता है, तो हम कहेंगे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब आपको लगता है नहीं, बैटरी तो रिचार्ज भी हो सकती, तो चार्जिंग रिचार्जिंग के अकॉर्डिंग हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसको बाद में पढ़ रहे। पहले ही कह रहा है कि एक बैटरी की खास बातें क्या होनी चाहिए, तो हम कहेंगे सबसे पहले तो बैटरी सस्ती होनी चाहिए, है ना। गुड क्वालिटी हो लेकिन थोड़ी सस्ती हो, लॉन्ग लाइफ तक, लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। मतलब आपको बोला है 5 साल, तो पूरी 5 साल तो चले, तो लाइफ जो है उसका लॉन्ग टाइम वर्क होना चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए बैटरी। ठीक है, और एक कांस्टेंट वोल्टेज का करंट आपको दे, है ना। यूनिक बैटरी कमजोर पड़ रही तो फिर काम नहीं करेगी। तो उसका वोल्टेज जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। पूरी लाइफ जो है एक कांस्टेंट वोल्टेज की करंट देनी चाहिए। तो हम कहेंगे ठीक है, ये खास बात है बैटरी की। अब बैटरीज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है बच्चों, है ना। बैटरीज आर ऑफ टू टाइप्स। तो पहला आप बताएंगे भाई प्राइमरी बैटरी। क्या भाई, प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी सेल भी कह सकते हैं आप, है ना। ग्रुप ऑफ सेल को ही तो हमने बैटरीज बोला है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, या तो आप बोलिए प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी सेल, और दूसरा आप बोलिए सेकेंडरी बैटरीज, सेकेंडरी सेल। क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल को ही तो हम बैटरी बोल रहे हैं। क्या भाई, ग्रुप ऑफ सेल को ही तो बैटरी बोल रहे हो, है ना। तो प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल एक ही बात है। ठीक है, नाउ प्राइमरी सेल, तो भाई प्राइमरी सेल से तुम क्या समझे, तो प्राइमरी फर्स्ट टाइप मतलब यूज एंड थ्रो वाले सेल, जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते, है ना। प्राइमरी एक बार ही काम आएगा, मतलब तो मतलब सिर्फ इतना कि हम इनको रिचार्ज नहीं कर सकते, कुडंट बी रिचार्ज्ड। ठीक है, रिचार्ज क्यों नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल होगी। भाई आपने जो सेल पढ़े हैं पूरे चैप्टर में, वो क्या पढ़े हैं, केमिकल रिएक्शंस ही तो करवाइए। तो अगर मेरी केमिकल रिएक्शन आगे चल रही है और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ओके, अच्छी बात है ना। लेकिन अगर वो रिएक्शन बस आगे ही बढ़ना जानती है, पीछे आना जानती नहीं, तो फिर मैं इसको रिचार्ज तो नहीं कर सकती। तो इनमें प्रोसीड होने वाली केमिकल रिएक्शन तो हम कहेंगे भाई इरिवर्सिबल होती है। यानी तो भाई ये सेल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, मतलब they convert only chemical energy into electric energy। ये केमिकल एनर्जी को तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन जब वापस पीछे आने की बात करोगे तो ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। इनका काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, पीछे नहीं आना। ऐसा कुछ है तो ये प्राइमरी सेल है। सेकेंडरी सेल, तो सेकेंड दो बार काम में ले सकते हैं, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, इनको दो बार काम में ले सकते हैं। मतलब इनको रिचार्ज कर सकते हैं, कैन बी रिचार्ज, है ना। तो पोर्टेबल इन्वर्टर वगैरह का काम क्या है, पहले इन्वर्टर क्या करता है, जब आपकी लाइट चली जाती है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। फिर लाइट आ जाती है तो वो स्टोर कर लेता है, तो वो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी से अपनी रिएक्शन को वापस पीछे ले जाता है। जो पदार्थ उसने खर्च किया था उसको वापस अपोजिट डायरेक्शन में ले जाके वैसा बनाने की कोशिश करता है।
तो हम कहेंगे ठीक है, इसका मतलब ये रिचार्ज हो सकते हैं, और कभी भी रिचार्ज होना मतलब दोनों दिशाओं में चलना, तो दोनों डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शन जो होती है बेटा वो रिवर्सिबल होती। तो हम कहेंगे इनके अंदर जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। चलो बढ़िया बात है, इनकी जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। फिर तो हम कहेंगे ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते और रिचार्ज हो सकते, मतलब उल्टा भी, आपसे इलेक्ट्रिसिटी लेके और अपनी रिएक्शन प्रोसीड करवा लेंगे, है ना। एंड तो मैं लिख देती हूँ वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी जो है वो पॉसिबल है। बोलो बात समझ में आई। तो प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, है ना। जो रिचार्ज हो सकता है वो सेकेंडरी, रिचार्ज नहीं हो सकता है वो प्राइमरी। रिचार्ज क्यों नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे इनकी रिएक्शन सिर्फ आगे ही चलती है, बैक साइड नहीं आती, यानी इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। और ये रिचार्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है, बैकवर्ड भी जा रही है। अब कोई कहेगा एग्जाम्पल बताओ, तो बेटा प्राइमरी सेल में जो हमारे सिलेबस में एग्जाम्पल है तो हम कहेंगे ड्राई सेल, ड्राई सेल को लिक्लेंसी सेल भी बोलते हैं, है ना। और एक हम बोलेंगे मरकरी सेल, मरकरी सेल मतलब बटन सेल, है ना। बटन सेल होते हैं घड़ियों में लगने वाले, वो आपके सारे प्राइमरी सेल है। सेकेंडरी सेल तो हम कहेंगे लैड एक्यूमुलेटर सेल, है ना, लैड एक्यूमुलेटर या लैड स्टोरेज बोल दो, लैड स्टोरेज सेल, तो ये आपका सेकेंडरी सेल है भाई। निकल कैडमियम सेल वो भी आपका सेकेंडरी सेल है। क्लियर। तो हम कहेंगे ठीक है चलो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, डिफरेंशिएट समझ में आ गया, डिफरेंस कैसे करना है इन दोनों को, तो हम कहेंगे हाँ सिंपल सी बात है। अब एक एक को डिस्कस करना है कि भाई आप ऐसा करो ड्राई सेल को एक्सप्लेन करो। तो ड्राई सेल साइंटिस्ट इसका लिक्लेंसी था, इसलिए इनको हम लिक्लेंसी सेल भी बोलते हैं। अब क्या है ड्राई सेल, तो देखो ड्राई सेल में आपको क्या करना है, आपके पास ड्राई सेल में है एक जिंक का सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है। तो हम कहेंगे ड्राई सेल मेड अप ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ जिंक, ठीक है। डायग्राम आप थोड़ा चेक कर लेना, सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ जिंक, ठीक है। अब चलो क्लियर यहाँ तक। तो हम कहेंगे ओके सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ जिंक हो गया ड्राई सेल। अब क्या करें, तो हम कहेंगे इस कंटेनर में सेंटर में लगी हुई है ग्रेफाइट की रॉड, ठीक है। इसको पूरा कोट करना है इस तरह से, है ना, एक रॉड लगी हुई है। तो हम कहेंगे चलो सिलेंड्रिकल कंटेनर है और यहाँ ग्रेफाइट की रॉड है, ओके। अब तो बेटा अब इस कंटेनर में क्या है, तो हम कहेंगे इस रॉड को कोट किया है हमने ब्लैक पेस्ट ऑफ MnO2, ठीक है। तो ये रॉड जो है कोटेड विद ब्लैक पेस्ट ऑफ MnO2, बात समझ में आ रही है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, ड्राई सेल की बात करें तो ड्राई सेल में ये जिंक का कंटेनर है, क्लियर बच्चे, ये जिंक का कंटेनर है, ये बिहेव कर रहा है लाइक एनोड। सेंटर में तो हम कहेंगे सेंटर में ग्रेफाइट की रॉड है, ग्रेफाइट की रॉड है और ये बिहेव करेगी कैथोड। अब ये जो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है ये कोटेड है, कवर चढ़ा हुआ है, किसका, तो हम कहेंगे इस पे कवर चढ़ा हुआ है MnO2 प्लस कार्बन, है ना, MnO2 और कार्बन के पेस्ट का कोट चढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो MnO2 और कार्बन के पेस्ट का इसके ऊपर क्या है, कोटिंग है, चलो मान लेते हैं। अब तो हम कहेंगे देखो ये हो गया, हमें इलेक्ट्रोलाइट भी तो फिल करना है, तो हम कहेंगे हाँ ड्राई सेल में एज अ इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं ZnCl2 और NH4Cl,
ठीक है, ZnCl2 और NH4Cl ये बिहेव करता है एज इलेक्ट्रोलाइट। चलो भाई ये भी मान लेते हैं, क्लियर है ना। ये आपका रॉड हो गया, इसको थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ओके सिंपल ड्राई सेल है, जिंक का कंटेनर है, एनोड की तरह बिहेव करेगा, सेंटर में ग्रेफाइट की रॉड है, कैथोड की तरह बिहेव करेगी, और ग्रेफाइट रॉड पे तो हम कहेंगे MnO2 और कार्बन का पेस्ट है। फिर ZnCl2 और NH4Cl ये सोल्यूशन टाइप है, ये इसका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब क्या करें, है ना, अब क्या करें, सॉल्यूशन मतलब बिल्कुल ही वो लिक्विड सॉल्यूशन नहीं है ना, थोड़ा सा थिक रहता है ताकि रिएक्शंस हो जाए, बस इतना ही रहता है, ठीक है। अब हम करें क्या, तो देखो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना एक स्टील की प्लेट होती है, अगर आपने ड्राई सेल मतलब जो रिमोट कंट्रोल में डाल रहे हो सेल, वो है ना, जो बच्चों के खिलौनों में डाल रहे हो ना वो, तो देखो यहाँ तुम्हें दिखेगा एक स्टील की प्लेट ऊपर से दिख जाती है, तो हम कहेंगे हाँ ऐसा स्टील की प्लेट दिखी तो थी, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि भाई ये NH4Cl है ना, ये NH4Cl HCl है, इसके अंदर एसिडिक नेचर है, तो फिर एसिडिक नेचर से जिंक क्या है, जिंक इसकी एसिडिक नेचर से खराब हो जाएगा, जिंक मेटल है ना और रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो इसके एसिडिक नेचर से जिंक का जो है कंटेनर ही खराब हो जाएगा, है ना। अभी कंटेनर खराब हो जाएगा तो तुम समझ सकते हो होल्स बन जाएंगे, सॉल्यूशन बाहर आ सकता है, ठीक है। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन बाहर आएगा, तो वैसे ही बस ये सॉल्यूशन बाहर आती क्या होगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा हमको, तो इलेक्ट्रिसिटी बाहर पास होने लग जाएगी हल्की हल्की, है ना, करंट भी बाहर आ जाएगी, रिसने लग जाएगी, तो हम कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हमें कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलेगा, सेल लंबे टाइम तक काम नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टील की प्लेट लगा लेते हैं एसिडिक नेचर ऑफ HCl या NH4Cl से जिंक को बचाने के लिए, ठीक है। इक्वेशन बन सकता है। अब कंस्ट्रक्शन तो समझ में आएगा कि क्या होता है, कैसे बना होता है। अब हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शंस जो कि डेनियल सेल में प्रोसीड होती है, तो हम कहेंगे देखो पहले हम एनोड रिएक्शन डिस्कस करते हैं। तो बेटा एनोड रिएक्शन पढ़े तो एनोड पे क्या होता है, तो हम कहेंगे एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है ना। एनोड पे क्या है, तो हम कहेंगे एनोड पे तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एनोड बना हुआ किसका है, तो हम कहेंगे एनोड तो जिंक इलेक्ट्रोड का बना था, ठीक है। और जिंक जो है वो सबसे पहले बनाएगा Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एनोड रिएक्शन कंप्लीट। नाउ कैथोड रिएक्शन, तो भाई कैथोड पे तो रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, तो हम कहेंगे कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है। अब तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके कैथोड पे पहुंच जाएंगे, और रिडक्शन करेंगे इसका, कार्बन का तो नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे नहीं, रिडक्शन आपको करना है किसका, NH4+, सॉल्यूशन पे तो NH4+ था ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब देखो इसमें से H+ बाहर निकालो, इसमें से भी H+ बाहर निकालो, तो 2 H+ बाहर निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन मिलाओ, H2 बनेगा, तो हम कहेंगे 2 तो बनेगा NH3 प्लस क्या बनेगा H2, ठीक है। तो ये एनोड रिएक्शन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, ये कैथोड रिएक्शन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हम कहेंगे नेट सेल रिएक्शन बना लो, है ना, नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन देखो, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो मेरे पास है जिंक सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ NH4+, आंसर में है Zn+2 प्लस ट्वाइस NH3 प्लस, तो हम कहेंगे प्लस H2, ठीक है। ये हमारी नेट सेल रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, और ये हो गई नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन ये कौन सा सेल है जिसमें 2-2 गैसें बाहर निकल रही है, अमोनिया भी बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन भी बाहर निकल रही है ना। हमने तो ये काम में लेते ही रिमोट वाला सेल, हमने तो नहीं देखा कि इसमें से कभी अमोनिया बाहर आ रही हो, H2 बाहर आ रही हो, तो हम कहेंगे होता क्या है, तो देखो ये जो आपकी अमोनिया गैस बाहर आई, साथ में आपने Zn+2 बनाया था, देखो, तो हम कहेंगे हाँ Zn+2 बनाया था, अमोनिया बाहर आई, ठीक है। तो ये अमोनिया Zn+2 के साथ मिक्स होकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिंक और अमोनिया मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ZnNH3 होल 4,
चार्ज हो जाएगा +2। क्लियर? तो चलो अमोनिया का तो केस सॉल्व हो गया। हाइड्रोजन क्या करती है? तो तुम कहोगे ये हाइड्रोजन MnO2 को रिड्यूस कर लेती है। MnO2 प्लस हाइड्रोजन, तो भाई ये बनाती है MnO और OH। MnO और OH है ना। तो देखो यहाँ Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। MnO2 में Mn क्या है? तो हम कहेंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और MnO और OH में Mn, तो हम कहेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो लेक्लेंसी सेल में Mn +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, यानी क्या हो रहा है? तो मैं कहूँगी रिडक्शन। अमोनियम से अमोनिया बन रहा है, अमोनियम का भी क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक है। और जिंक का, तो जिंक से Zn+2 बना, तो उसका क्या हुआ? तो मैं कहूँगी ऑक्सीडेशन। ठीक है फिर, है ना। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया। अब स्टील की प्लेट क्यों लगाई? तो उसका आंसर दोगे आप। क्या बताओगे कि भाई देखो NH4Cl का एसिडिक नेचर था, ड्यू टू एसिडिक नेचर, ड्यू टू एसिडिक नेचर किसका? तो हम कहेंगे NH4Cl। जिंक प्लेट इज कोरोड, जिंक प्लेट का कोरोजन हो जाता है। कोरोड मतलब समझे, जंग लगना होता है ना जिसे, वैसे कोरोड हो जाता है, डिजेनरेट हो जाती है। सो टू प्रिवेंट दिस, है ना, या कोरोड हो जाती है जिससे, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन कैन कम आउटसाइड। आउट ऑफ जिंक कंटेनर, ऐसे लिख दो, जिंक कंटेनर से सॉल्यूशन जो है बाहर आ जाएगा, है ना। क्यों? तो तुम लिखोगे भाई इस पे होल्स बन जाते, कोरोड हो गई ना, जिंक प्लेट क्या हो गई? डिजेनरेट हो गई, छोटे छोटे छेद बन जाते। तो बिकॉज ड्यू टू कोरोजन, ड्यू टू कोरोजन ऑफ जिंक प्लेट, जिंक प्लेट पे कोरोजन की वजह से क्या हुआ? तो हम कहेंगे जिंक प्लेट का कोरोजन हुआ, है ना। तो इट फॉर्म्स होल्स ऑन द सरफेस ऑफ जिंक प्लेट। ठीक है। तो भाई करंट बाहर, जिंक का सॉल्यूशन बाहर, तो फिर मुझे वो वोल्टेज तो मिलेगा नहीं जो मैं डिजर्व करती हूँ, जिसके लिए मैंने सेल को बनाया है। तो हम कहेंगे हाँ गड़बड़ तो हो गई। ठीक है। तो ये आपका ड्राई सेल, पिक्चर देखेंगे पहले आप ड्राई सेल का, है ना। ड्राई सेल बोलो, लेक्लेंसी सेल बोलो, बात समझ में आ गई आपको कि भाई हमारा जो ड्राई सेल है, एनोड आपने पढ़ लिया, कैथोड पढ़ लिया। ठीक है। इसको जनरली ये बता रहा है आपकी बुक में, ट्रांजिस्टर और वॉचेस के अंदर काम में ले सकते हैं। वॉचेस मतलब आप वो वॉल क्लॉक बोल दो उसको। ठीक है। ये ZnCl2 का पेस्ट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब हमने पढ़ लिया है ना। इसका वोल्टेज, हाँ ये पढ़ना था, 1.5 वोल्ट की करंट जो है वो आपको देता है। ठीक है। लेक्लेंसी सेल या डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल कितना है? ये सवाल बनते हैं भाई, सेल पोटेंशियल कितना है? जैसे डेनियल सेल का तुमने पढ़ा था ना 1.1 वोल्ट, वैसे इसका सेल पोटेंशियल कितना है? तो हम कहेंगे 1.5 वोल्ट। क्लियर है? समझ में आ गया? डेनियल, ड्राई सेल, लेक्लेंसी सेल। ठीक है। इसकी सेल रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मरकरी सेल की। तो भाई मरकरी सेल का पोटेंशियल, मरकरी सेल पोटेंशियल तो बाद में पढ़ेंगे, पहले मरकरी सेल को डिस्कस तो करें। ठीक है। अब देखो मरकरी सेल की बात करूं तो मरकरी सेल जो है वहां काम आता है जहां आपको छोटा सर्किट चाहिए। इट इज यूज्ड वेयर स्मॉल सर्किट इज रिक्वायर्ड। जहां तुम्हें छोटा सर्किट चाहिए वहां हम मरकरी सेल को काम में लेते। छोटा सर्किट से क्या समझे? तो हम कहेंगे जैसे ना वॉचेस है, घड़ियाँ हो गई, बटन सेल डलता है। कैमरा हो गया, कैमरा मतलब ये जो पेन में कैमरा होता है, बैग में कैमरा होता है, जो स्टिंग ऑपरेशन कराने के लिए छोटे छोटे कैमरा ले जाते हैं ना, वहाँ। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, तो वॉचेस लिख दो, वॉचेस में बटन सेल लग जाते हैं।
है ना, कैमरा मतलब छोटा कैमरा समझ गए तुम, वहाँ पे आपका मरकरी सेल लग जाएगा, या हियरिंग एड्स उसमें भी लग जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ओके चलो सिंपल। अब मरकरी सेल में एनोड किसका बना हुआ है, तो भाई एनोड तो बना हुआ है जिंक मरकरी अमलगम, है ना, और कैथोड किसका बना हुआ है, तो हम कहेंगे कैथोड जो है वो मरकरी ऑक्साइड। फिर इलेक्ट्रोलाइट भी तो चाहिए, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट में हम लेंगे KOH और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट, ठीक है। एनसीईआरटी बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे अपन, टू दी पॉइंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा सवाल बनेगा ही क्या, ठीक है। तो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन इसमें पढ़ के जाना है। तो आपको दिया है, देखो मरकरी सेल की अगर हम बात करें तो स्मॉल सर्किट हो गया, एनोड पे आपको दिया है जिंक मरकरी अमलगम, ठीक है, और कैथोड पे आपको दिया है मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट, ठीक है। तो हम लिख देते हैं मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन का पेस्ट, ठीक है भाई। और इलेक्ट्रोलाइट तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट हो गया KOH और जिंक ऑक्साइड, है ना, तो ये आपको दे दिया इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब हमारा काम है क्या, अब हमारा काम है सेल रिएक्शंस को डिस्कस करना, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं सेल रिएक्शन। तो शॉर्ट में याद रखें तो एनोड जिंक का और कैथोड क्या मरकरी ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो अगर मैं तुम्हें नेट सेल रिएक्शन बता दूं, सेल रिएक्शन तो हम बना देंगे, है ना, कोई पूछे मरकरी सेल की नेट सेल रिएक्शन, तो भाई एनोड तो हमारे जिंक का था, कैथोड किसका था मरकरी ऑक्साइड, अब एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, तो जिंक का ऑक्सीडेशन कर दो जिंक ऑक्साइड और मरकरी ऑक्साइड का रिडक्शन कर दो तो मरकरी, तो मैं कहूँगी नेट सेल तो तैयार है, नेट सेल रिएक्शन तो तैयार है ना। पर ये आई कहाँ से, है ना, ये आई कहाँ से, उसको डिस्कस करना है। तो हम कहेंगे ठीक है, देखो एनोड रिएक्शन क्या होता है एनोड पे, तो हम कहेंगे एनोड पे ऑक्सीडेशन, किसका बना था एनोड, तो हम कहेंगे जिंक मरकरी अमलगम, मेन मेटल तो जिंक है, ठीक है। अब एनोड जिंक +2 बना होगा जरूर, तो बना ही होगा, है ना, लेकिन इनमें क्या होता है सॉल्यूशन नहीं होता है, थिक पेस्ट होता है ना, ऐसे नहीं आयन बहुत ज़्यादा लिक्विड सॉल्यूशन है और आयंस चल रहे हैं तैर रहे हैं, ऐसा नहीं, पेस्ट होता है। तो क्या होगा, तो मैं कहूँगी ऑक्सीडेशन, तो देखो दोनों OH- से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दो, OH- था, एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा एक इसने छोड़ा, तो मैं कहूँगी कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो 2 OH बन गए, और एक वाटर बाहर आ जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, एक वाटर बाहर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, पीछे क्या बचा, तो मैं कहूँगी ऑक्सीजन और जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, तो ये बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एनोड रिएक्शन तो बन गई। अब तुम कैथोड रिएक्शन बनाओ, ठीक है भाई। कैथोड पे क्या होना है, तो हम कहेंगे कैथोड पे होना है रिडक्शन, बना हुआ किसका था कैथोड, तो हम कहेंगे मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का काला पेस्ट था, ठीक है, मरकरी ऑक्साइड। अब एनोड पे बना क्या है, वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन, वापस ले लो, तो हम कहेंगे लो भाई वाटर ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन भी ले लो। अब देखो तो बेटा एक OH तो पहले से ही है, एक OH और बना लेते, तो 2 OH 2 इलेक्ट्रॉन 2 OH-, तो मैं कहूँगी मरकरी और ट्वाइस OH-। चलो मेरा काम तो हो गया। अब देखो जो बना था वो मैंने यूज़ कर लिया और जो यूज़ हुआ वो वापस बन गया, तो सारी चीज़। अब तो लगेगा आया कहाँ से OH-, तो आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया था KOH, तो KOH का काम क्या है K+ और OH-, तो OH- वहाँ से आया, ये नेट सेल रिएक्शन। अब है ना यहाँ सॉल्यूशन तो है नहीं, तो आयनों की कंसंट्रेशन में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है ना, ऐसे नहीं बार बार जिंक +2 या ये चेंज हुआ, आयन्स आपको दिख भी नहीं रहे, देखो कहीं पे भी आपको जिंक +2 नहीं दिखा, है ना, मरकरी +2 नहीं दिखा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इस सेल में ऐसा कभी भी नहीं है कि आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशंस में चेंज हो रही है, क्योंकि वो चेंज होता है तो आपने पढ़ा नर्न्स इक्वेशन, है ना, ई सेल चेंज होता है, तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है तो ई सेल चेंज नहीं होगा। तो इससे फ़ायदा क्या है, तो इससे आपको कांस्टेंट वोल्टेज की करंट मिलेगी। मतलब आपने हाथ में जो घड़ी पहनी है,
इसका सेल जब तक काम कर रहा है ठीक है, फिर वीक नहीं होता है सेल, काम करना बंद कर देता है ना। कांस्टेंट वोल्टेज, यूँ नहीं है घड़ी आपको कम टाइम बता रही है, फिर धीरे धीरे गलत टाइम के बाद 4-4 घंटे का गैप बता रही है, फिर बंद हो रही, नहीं, काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, सेम वोल्टेज की करंट देगा, आगे पीछे नहीं करेगा। तो ये सवाल बनता है आपसे, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि सेल पोटेंशियल मरकरी सेल का, तो हम कहेंगे 1.35, इससे पहले ड्राई सेल का तो हम कहेंगे 1.5, और डेनियल सेल का तो 1.10। तो सेल पोटेंशियल मरकरी सेल का 1.35 है ना। ये पूरी लाइफ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन जो है उसमें ऐसा कोई आयन नहीं है जिसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में चेंज होती है पूरी लाइफ के दौरान, इसलिए वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि भाई अगर आपने मरकरी सेल यूज कर लिया है ना, आफ्टर यूजिंग मरकरी सेल क्या करते हैं हम, सेल डिस्चार्ज हो गया, बैटरी खत्म हो गई, आफ्टर यूजिंग मरकरी सेल क्या करते हैं, फेंक देते हैं, है ना। तो आपकी बुक में लिखा है कि नहीं, इसको फेंको नहीं, इट शुड बी डिस्ट्रॉयड। आप मरकरी सेल को काम में लेने के बाद में इसको क्या करना चाहिए, इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। क्यों, तो हम कहेंगे मरकरी टॉक्सिक है भाई, है ना, मरकरी टॉक्सिक है, तो बिकॉज ऑफ टॉक्सिक नेचर ऑफ मरकरी, मरकरी की टॉक्सिक नेचर की वजह से मरकरी सेल जब आप काम में लेते हो तो काम में लेने के बाद इसको क्या करो, डिस्ट्रॉय कर दो। बात समझ में आ रही, तो मरकरी सेल समझ में आ गया, घड़ी में लगने वाला सेल, बटन सेल, जो कैमरे में लगता है वो सेल, हियरिंग एड्स में जो सेल लगता है वो, वॉचेस में लग रहा है वो, है ना। एनोड तो हम कहेंगे जिंक मरकरी का पेस्ट है, अमलगम है ना, अमलगम मतलब मरकरी मिक्स होता है, और कैथोड तो हम कहेंगे मरकरिक ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट है। सिंपल रिएक्शन क्या है, जिंक प्लस HgO, आंसर है ZnO प्लस Hg। क्लियर है ना। पूरी लाइफ के दौरान कांस्टेंट वोल्टेज देगा, मतलब सेल काम करे और अचानक से बंद हो जाएगा, धीमे 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 ऐसा नहीं होगा। क्यों, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में ऐसा कोई आयन तो है नहीं जिसकी कंसंट्रेशन बार बार चेंज हो रही है, इसलिए ई सेल कांस्टेंट रहता है। मरकरी सेल को काम में लेने के बाद जब आपने इसको पूरा यूज़ कर लिया, ये डिस्चार्ज हो गया, तो इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, क्योंकि मरकरी टॉक्सिक नेचर का होता है। क्लियर, तो ये थे आपके प्राइमरी सेल। अब हमारे पास है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरी, मतलब यूज एंड थ्रो नहीं, हम जो रिमोट कंट्रोल में सेल डालते हैं, घड़ी में सेल डालते हैं, है ना, या कैमरा वाले जो सेल है, माइक वाला जो सेल है, कॉलर माइक वाला, ये सब हमारे क्या थे, यूज एंड थ्रो, काम में ले और फेंक दो, क्योंकि इनको रिचार्ज नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनकी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं थी, है ना। लेकिन सेकेंडरी, सेकेंड चांस दो, मतलब तो मैंने आपको अभी सिखाया था, एक तो हम इनको रिचार्ज कर सकते हैं, है ना बेटा, क्या मैं सेकेंडरी सेल तो ऐसे सेल जिनको रिचार्ज कर सकते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन तो हम कहेंगे तो रिवर्सिबल थी, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, है ना। और जब शुरू में हमने पढ़ा था तो हमने देखा था प्राइमरी सेल की तो इरिवर्सिबल थी, है कि नहीं, ये सब तो लिखा हुआ है ना, ये रिवर्सिबल है और वो रिवर्सिबल है, ये रिचार्ज जरूर होंगे क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्या थी, रिवर्सिबल थी। ठीक है, तो हम कहेंगे इनकी केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये केमिकल एनर्जी को, इनका काम है केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस, तो भाई वापस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे सेकेंडरी सेल। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं। अब सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल मैंने जो बताया था आपके कोर्स में है, वो है लैड एक्यूमुलेटर सेल। ठीक है, लैड स्टोरेज सेल या लैड एक्यूमुलेटर सेल। लैड एक्यूमुलेटर इसलिए क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम रहता है कि सेल काम करते हैं, जब डिस्चार्ज हो जाता है ना तो लेड थोड़ा एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, अभी बताऊंगी कैसे। तो देखो, लेड स्टोरेज सेल, इस तरह के सेल में आपके जो करंट आ रही है वो 2 वोल्ट के आसपास आ रही। 3 से 6 जो सेल है, छोटी छोटी बैटरीज जो है, छोटे छोटे सेल जो है, उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं, बैटरी बना सकते हैं। तो एक सेल में आपकी 2 वोल्ट करंट आ रही है ना,
तो 6 से 12 वोल्ट की आपको क्या बोलते हैं एनर्जी मिल जाएगी, इतना वोल्टेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब लेड स्टोरेज सेल को बताएं, समझाएं कि भाई एनोड क्या है, कैथोड क्या है, रिएक्शन कैसे होनी है। तो हमें ठीक है भाई, देखो लेड स्टोरेज सेल में क्या है, तो एनोड और कैथोड दोनों ही, क्या बेटा, एनोड और कैथोड दोनों ही लेड एंटीमनी ग्रिड के बने हैं, जालीदार है। ठीक है, चाहे आप एनोड की बात करो चाहे आप कैथोड की बात करो, है ना, एनोड और कैथोड दोनों ही क्या है, तो हम कहेंगे बोथ एनोड एंड कैथोड आर मेड अप ऑफ लेड एंटीमनी ग्रिड। ठीक है, ग्रिड मतलब जाली बनी हुई। अब अगर मान लो ये एनोड है ना, और एक जाली क्या है, तो हम कहेंगे कैथोड है। तो बेटा एनोड में तो भरा होता है स्पॉन्जी लेड, एनोड फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड, और जब आप कैथोड की बात करोगे तो कैथोड में होता है PbO2, और सॉल्यूशन में हम फिल करते हैं H2SO4 एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, 38% कंसंट्रेशन का H2SO4। और बहुत सारी जालियां लगा दो, क्योंकि आप 6 वोल्ट से 12 वोल्ट की एनर्जी चाह रहे हो, बैटरी बनाना चाह रहे हो, तो बेसिक आइडिया इसका ये है। अब इसकी सेल रिएक्शंस जो है वो थोड़ी डिटेल में पढ़नी है आपको, है ना। तो हमने ये तो पढ़ लिया एनोड चाहे कैथोड, लेड एंटीमनी ग्रिड का, एनोड में स्पॉन्जी लेड, कैथोड में PbO2। अब मैं कहूँगी नहीं आप तो ऐसा करो, एनोड रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, तो ठीक है। तो तुम्हें पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन, हम कहेंगे हाँ भाई एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका बना हुआ है, Pb का। तो भाई Pb ऑक्सीडाइज्ड होगा, Pb+2, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अब Pb+2 तो सॉल्यूशन में आएगा, एज एन इलेक्ट्रोलाइट तुमने H2SO4 काम में लिया है, तो भाई ये Pb+2 जैसे ही H2SO4 के कॉन्टैक्ट में आएगा ये सल्फेट को पकड़ लेगा और ये बनाएगा PbSO4। ठीक है, तो मेरे पास एनोड रिएक्शन तो आ गई। अब मैं क्या करूँ, तो मैं Pb+2 कैंसिल कर देती हूँ। तो देखो Pb प्लस SO4-2, आंसर क्या है, तो मैं कहूँगी PbSO4। और क्या मिल रहा है, तो हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात तो ओके। Pb प्लस सल्फेट, आंसर क्या है PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज, तो ये मेरी एनोड रिएक्शन हो गई। अब मैं देखूंगी नहीं कैथोड रिएक्शन, तो भाई कैथोड पे क्या होता है, तो हम कहेंगे कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है, कैथोड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। एनोड पे क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो मैं कहूँगी ठीक है कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पे फिल क्या किया था, तो एनोड में तो स्पॉन्जी लेड भर दिया था, कैथोड में हमने कहा था PbO2 है। ठीक है, तो पहले PbO2 को स्प्लिट करते हैं, तो देखो PbO2 आपका डिसोसिएट हो जाएगा, तो हम कहेंगे Pb+4 और 2 ऑक्साइड आयन। ठीक है, अब Pb+4 कैथोड में इलेक्ट्रॉन में पहुंच जाएंगे वायर के थ्रू, तो Pb+4 इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बना देगा, तो हम कहेंगे Pb+2। Pb+2 जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो हम कहेंगे Pb+2 तो सल्फेट उठाएगा भाई, है ना, PbSO4 ये तो बनना ही है, तो ये PbSO4 बन जाएगा। अब आपने एक सल्फेट तो यहाँ से उठाया, मतलब H2SO4 का एक सल्फेट यहाँ से उठाया और एक सल्फेट आपने यहाँ उठाया, तो सॉल्यूशन में से 2 सल्फेट उठा लिए तो 4 H आयन तो पड़े हैं। सल्फेट लाए कहाँ से, तो हम कहेंगे H2SO4 से, तो H2SO4 क्या कहेगा, सल्फेट लेंगे तो H आयन का मैं क्या करूँ, तो तुम कहोगे 2 सल्फेट उठाए भाई, एक बार एनोड रिएक्शन के लिए एक बार कैथोड रिएक्शन के लिए, तो मैं कहूँगी 4 H आयन कौन उठाएगा, वो भी उठाओ। तो ठीक है, हमारे पास 2 ऑक्साइड पड़े हैं, देखो तो बेटा 2 ऑक्साइड और 4 H आयन सल्फ्यूरिक एसिड के, तो 2 वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब सब हमारा कंप्लीट है ना, तो देखो Pb+4 कैंसिल, फिर 2 ऑक्साइड भी कैंसिल,
Pb+2 भी कैंसिल। तो अब मेरे पास है PbO2 प्लस 4H आयन, है ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और मेरा आंसर है PbSO4 प्लस 2H2। ठीक है, एक सल्फेट भी लिखना है ना, तो एक सल्फेट भी है। चलो, तो ये मेरी है कैथोड की रिएक्शन और ये है हमारी एनोड की रिएक्शन। ठीक है, पूरा पूरा पढ़ना है बच्चे। वापस देखो, एनोड और कैथोड किसके बने हुए हैं, तो हम कहेंगे लेड एंटीमनी ग्रिड, बट एनोड में स्पॉन्जी लेड फिल किया हुआ है, कैथोड में PbO2 फिल किया हुआ है। अब अगर एनोड में स्पॉन्जी लेड है, ऑक्सीडेशन करना है, तो Pb+2 में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। Pb+2 जब सल्फेट के साथ कंबाइन होगा, क्योंकि सोल्यूशन H2SO4 का है, तो Pb+2 और सल्फेट मिलके PbSO4 बनाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन कैथोड पे पहुंच जाएंगे। कैथोड में PbO2 है, स्प्लिट करो, Pb+4 और 2 ऑक्साइड, ऊपर ऑक्साइड नहीं है, है ना, लेड ऑक्साइड ही है। फिर हम कहेंगे ठीक है, Pb+4 उन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, Pb+2 सोल्यूशन में जाएगा, PbSO4। ठीक है, फिर 2 ऑक्साइड और 4 H आयन, क्योंकि 2 सल्फेट उठाए हैं तो सोल्यूशन में 4 H आयन पड़े हैं, तो 4 H आयन और 2 ऑक्साइड आयन मिलके तो हम कहेंगे 2H2। ठीक है, तो ये मेरी फाइनल कैथोड इक्वेशन बन गई। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आप ऐसा करो, लेड स्टोरेज सेल की फाइनल इक्वेशन बता दो, है ना, लेड स्टोरेज सेल की फाइनल इक्वेशन बता दो, नेट सेल रिएक्शन। तो मैं नेट सेल रिएक्शन लिख देती हूँ भाई। देखो, एनोड किसका था, तो मैं कहूँगी स्पॉन्जी लेड था। कैथोड में क्या था, PbO2 था। इलेक्ट्रोलाइट क्या था, तो मैं कहूँगी H2SO4। अब दोनों तरह के PbSO4 में कन्वर्ट होंगे, है ना, और 2 वाटर बन जाएंगे। अब इसमें से देखो कितने सवाल बनते हैं आपके कंपटीशन में। रिएक्शन तो हमने पढ़ ली। अब अगर ये रिएक्शन आगे जा रही है, मतलब सेल तुम्हें एनर्जी दे रहा है, यानी अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, सोचो, दिमाग लगाओ, अगर ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जा रही है, इसका मतलब, तो इसका एक ही मतलब है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सेल काम कर रहा है, तो सेल काम करेगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो मैं कहूँगी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और जब ऐसा होता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ΔG नेगेटिव। ठीक है, और अगर ये रिएक्शन वापस अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि आपने बोला था ना सेकेंडरी सेल, तो सेकेंडरी सेल मतलब फॉरवर्ड भी चलेगा, बैकवर्ड भी चलेगा। तो जब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है, इसका मतलब, तो मैं कहूँगी अब सारा काम उल्टा कर दो, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही। तो मतलब आपकी रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, कोई रिएक्शन करवा रहा है, तो बिल्कुल। तो जब कोई सिस्टम से आप रिएक्शन करवाते हो अपनी, मतलब बाहर से एनर्जी मांगोगे, स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ΔG पॉजिटिव। यानी तो भाई अगर ये रिएक्शन आगे बढ़ रही है ना बेटा, इसका मतलब हमारा सेल डिस्चार्ज हो रहा है, और ये रिएक्शन पीछे आ रही है, इसका मतलब हमारा सेल रिचार्ज हो रहा है। फॉरवर्ड थी डिस्चार्ज रिएक्शन, बैकवर्ड है रिचार्ज रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आ गया लेड एक्यूमुलेटर सेल। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, तुमने कहा था स्पॉन्जी लेड और PbO2 PbSO4 में बदलते हैं और रिचार्ज में वापस ये Pb और PbO2 बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है भाई। आपके पास है ना ये जाली थी, लेड एंटीमनी की क्या थी, ग्रिड थी, तो हम कहेंगे बिल्कुल ग्रिड थी। अब जो तुम्हारा PbSO4 है ना बेटा, ये इस जाली में ना फंस जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। जो हमारा PbSO4 है वो इस ग्रिड में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इसे बोलते हैं सल्फेटाइजेशन। तो फिर जितनी एफिशिएंसी आप बोलते हो उतनी एफिशिएंसी दे नहीं पाते हो। आपने कहा सेल 10 साल काम करेगा, तो नहीं करता है, क्योंकि ये इसका प्रॉब्लम है। जितना सल्फेट जाली में जमा हो जाता है फिर वो लॉस है ना मेरा, तो मैंने तो Pb भरा, PbO2 भरा, है ना, तो फिर वो PbSO4 में कन्वर्ट हो गया। पूरी रिएक्शन वापस आएगी तब
बढ़िया बैटरी काम करेगी ना तो धीरे धीरे वोल्टेज में डाउन होता है, बैटरी वीक होती है, ठीक है। तो मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस सेल इज दैट while recharging these cells, those crystals of PbSO4 which couldn't be converted into Pb and PbO2, they deposit in the cell and decreases cell efficiency. इसको सल्फेटाइजेशन कहते हैं, या कहीं लिखा हुआ मिलेगा पोलराइजेशन कहते हैं, तो ठीक है, जो भी कह रहे हैं वो प्रॉब्लम तो है इसका, क्लियर है। तो ये था हमारा लेड एक्यूमुलेटर सेल, लेड क्या बोलते हैं, लेड स्टोरेज सेल। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आज का निकल कैडमियम सेल। अब निकल कैडमियम सेल बहुत महंगा है, लेड स्टोरेज से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये आपको 1.4 वोल्ट की करंट दे रहा है, ठीक है। फिर इसको हम यूज़ करते हैं फ़ोन में, पेजर में, मोबाइल में। निकल भी महंगा है, कैडमियम भी महंगा है, पीबी इतना कॉस्टली नहीं है जितना ये कॉस्टली। अब यहाँ एनोड कैडमियम का और आफ्टर रिएक्शन कैडमियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ कैथोड मेटालिक प्लेट हैविंग NiO2 है ना, निकल ऑक्साइड की मेटालिक प्लेट है, ठीक है, मतलब मेटालिक प्लेट और NiO2 उसमें बीच में फिल किया हुआ है मान लो। अब सेल रिएक्शन तो देखो कैडमियम और NiOH3, देखो यहाँ कैडमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और आफ्टर द रिएक्शन कैडमियम ऑक्साइड बना तो भाई यहाँ कैडमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कैडमियम का तो ऑक्सीडेशन हुआ। और निकल हाइड्रोक्साइड में निकल +3 है, आफ्टर द रिएक्शन क्या हो गया, तो मैं कहूँगी निकल +2 हुआ। अब ये तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये एक ही गेन कर रहा है, तो मैंने यहाँ ट्वाइस कर दिया, ठीक है, बाकी वाटर बनेगा साथ में, है ना। अब ये उससे ज़्यादा महंगा है, क्यों, तो हम कहेंगे निकल कैडमियम महंगे ही पड़ेंगे और इसकी बोलिए कि वही ले लेते, तो हम कहेंगे नहीं, इसकी लाइफ जो है वो उससे ज़्यादा थी, लेड स्टोरेज से ज़्यादा लाइफ जो है वो हमारे किसकी है, निकल कैडमियम सेल की, ठीक है। तो वो 5 साल चलता है तो ये ज़्यादा चलेगा, ऐसे, क्लियर है। तो प्राइमरी सेल क्लियर, सेकेंडरी सेल क्लियर, प्राइमरी बैटरीज क्लियर, सेकेंडरी बैटरीज क्लियर। अब सिर्फ एक टॉपिक बचा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल यानी कि फ्यूल सेल, बता रही हूँ। दूसरा टॉपिक कोरोजन, है ना। तो मेरे हिसाब से हार्डली 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। फिर अपन कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे NCERT के, जो PYQs मान लेते हैं, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के जो आए हैं, है ना, और आपका चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। मोस्ट पार्ट हमने कर लिया, इनमें से कम ही क्वेश्चन बनते हैं, बट पार्ट ऑफ दी चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिले कर दिया था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे हो तो प्लीज़ बच्चों लाइक कर दो, शेयर कर दो, एक कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।